वो दोस्ती जो ना किसी किताब में लिखी जाती है ना किसी वक्त से डरती है। बस एक नजर, एक बात और पूरी जिंदगी तक साथ चलती है। हाय हाय महादेव दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी प्यारी डाक्सर और लेकर हाजिर हूँ मेरी पहली बीवी का 28वां भाग। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऋतिक ने माया की तरफ देखते हुए कहा, माया, मैं इन सबका चाइल्डहुड और इकलौता बेस्ट फ्रेंड हूँ। जॉइंट मेंशन के सामने जो मिस्टर एंड मिसेस चौहान का चौहान मेंशन है ना, उनका इकलौता बेटा और चश्मो चिराग। पिछले कई सालों से मैं बिजनेस के लिए न्यूयॉर्क में सेटल था, लेकिन अब फाइनली इंडिया में अपने देश वापस आ गया हूँ। अब मैं बिजनेस यहीं से ऑपरेट करूंगा। वरदान ने ऋतिक की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या? तो फाइनली इंडिया हमेशा के लिए वापस आ गया है? अरे बिल्कुल भाई, तुम सबको बहुत मिस कर रहा था, तो सोचा चला जाऊं। वरुणा ने वरदान को साइड हक करते हुए कहा, वी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ऑल गुड वी। अरे ऋतिक भैया, कैसे हो आप? साक्षी ने आगे आते हुए ऋतिक से पूछा। अरे साक्षी यार, भैया मत बोला कर। मैं तुझे कौन सी एंगल से भैया दिखता हूँ? अरे जेठ जी, कबीर और मेरे बेटों को छोड़ के ना, दुनिया में बाकी सारे मर्द मेरे लिए भैया ही है ऋतिक भैया। कबीर ने साक्षी को साइड हक करते हुए कहा, वाह मेरी लड़ाकू विमान, आज तो तूने दिल खुश कर दिया। ऋतिक ने निहारिका की तरफ देखते हुए कहा, निहारिका कैसी हो? मैं याद हूँ या नहीं? हाँ, वो नाम तो याद आ रहा है, लेकिन इट्स ओके निहारिका, कोई बात नहीं। माया ने वरदान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वरदान, तुम तो कहते थे कि कबीर भाई तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर? माया, कबीर, श्लोक और अरमान, ये सब रिश्ते मुझे गॉड गिफ्टेड है, लेकिन ऋतिक के साथ मेरे खुद के द्वारा चुना हुआ रिश्ता है, और वो सब मेरे भाई हैं। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तो इसने मेरे बारे में तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया मतलब माया? नहीं, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं भैया? कबीर ने माया की तरफ देखते हुए कहा, ओहो माया, तुम्हें ना इसकी एक खासियत नहीं पता। इसको बचपन में ना ये नहीं पता होता था कि इसके घर में क्या बना है, लेकिन हमारे घर में क्या बना है ये पूरी खबर रहती थी इसे। हाँ, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाई, ये कबीर है ना, ये देता था मुझे अपने घर की सारी खबर, तो इसलिए बस मुझे तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ पता है। वाह ऋतिक भैया, फिर तो क्या बात है। वैसे ये चक्कर क्या है, आप इतने यंग क्यों दिख रहे हो? ऐसा लगता है कोई कॉलेज स्टूडेंट हो। सारे के सारे दोस्त एकदम फिल्मी हीरो दिखते हो। और तो और वरुणा दी भी इतनी गोजियस है। ओहो माया, वो क्या है ना, हम सब बचपन से ही फिटनेस लवर थे, इसलिए खुद को शुरू से ही मेंटेन रखा है। ऋतिक ने ये बात वरदान के कंधे पर अपनी हाथ रखकर उसे इशारा करते हुए कही। कबीर ने माया की तरफ देखते हुए कहा, और तो मैं एक और बात बताऊं माया, अगर वरदान को कोई उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर सकता है ना, तो गौर से देखो इस शख्स को। दुनिया में एक लौता शख्स है। अच्छा कबीर भैया, ऐसा भी कौन सा जादू का मंत्र है इनके पास? श्लोक ने कबीर की बात का जवाब देते हुए कहा, मंत्र वंत्र कुछ नहीं माया, ट्रूथ एंड डेयर। मतलब मैं कुछ समझी नहीं श्लोक भैया। ओ नो यार, मैं नहीं खेल रहा, मुझे जाने दो। वरदान जैसे ही उठ के भागने को हुआ तो ऋतिक ने वरदान को पीछे से पकड़कर उसे दोबारा से नीचे बिठा दिया। ओए वरदान, कहाँ जा रहा है? अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। अबे साले, जाने दे, मैं खेल शुरू होने से पहले ही मर जाऊंगा। तो रुक रहा है या मैं तुझे मरने की कसम दे दूं? साले, वो तो मैं वैसे भी मर ही जाऊंगा तेरी जुराबों की बदबू सूंघकर। ओ यार, कबीर, श्लोक और अरमान तो बस हंसे ही जा रहे थे। कबीर ने माया, साक्षी, आस्था और तमन्ना की तरफ देखते हुए कहा, यह साला वरदान को ट्रूथ एंड डेयर में ऐसे ऐसे टास्क देता था कि तुम सब तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हो। ऋतिक ने वरदान की तरफ दांत निकालते हुए कहा, तो चलो फिर मेमोरीज को रिवाइंड किया जाए। नो, नेवर एवर। कबीर ने वरदान की तरफ देखते हुए कहा, चल चुपचाप बैठ जा, सब खेलेंगे। और वरदान के मना करने पर भी सब खेलने बैठ गए। कबीर ने बोतल को स्पिन किया तो सबसे पहला नंबर कबीर का ही लगा। ऋतिक ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, रुक, मैं पूछता हूँ, मैं तेरी जुराबे नहीं सूंघूंगा साले, इसके अलावा तू जो मर्जी करवा ले। ठीक है, तो फिर हो जा शुरू, साक्षी की एक्टिंग स्टार्ट कर दे। कबीर ने ऋतिक की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बस ये तो बहुत आसान है, ले अभी करके बताता हूँ तुझे। अबे रुक,
साले पहले पूरी बात तो सुन ले। ऋतिक ने वरुणा का स्टोल खींचते हुए उसे इकट्ठा करके कबीर के मुंह पर दे मारा। जब सबीर होने वाला था ना, तब की एक्टिंग करके बता। साले तेरा दिमाग खराब हो गया। वो मैं कैसे करूँगा? जैसे साक्षी ने तुझे उन दिनों नचाया था, आज तेरे पास मौका है, कर ले बेटा, फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा तुझे। साले इससे अच्छा तो मैं तेरी जुराबें सूंघ के मर जाऊं। तो देरी क्यों लगा रहा फिर? आजा जल्दी जल्दी सूंघ ले और मर जा। हट बे साले, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। साक्षी की एक्टिंग के बाद फिर बोतल स्पिन हुई और माया के ऊपर आकर रुक गई। कबीर की हालत देखकर तो माया ने तुरंत ही मांग लिया। ऋतिक ने फिर माया की तरफ देखते हुए कहा, ओके तो बताओ माया कि वरदान के फिजिकल अपीयरेंस में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? माया ने एक नजर वरदान को देखा। माया और वरदान ने एक साथ ही जवाब दे दिया, कान का तिल, ए टैप का तिल। निहारिका का जवाब सुनकर सब निहारिका की तरफ देखने लगे। ओहो, ऋतिक ने वरदान की तरफ देखकर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन माया निहारिका को ही घूर रही थी। बात को पलटते हुए अरमान ने आगे बोतल स्पिन कर दी और इस बार बोतल वरदान पर जा रुकी। ऋतिक ने हंसते हुए अपने हाथ को हवा में घुमाते हुए कहा, यस, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे बेटा। ना तो मैं तेरी जुराबों की स्मेल टॉलरेट करूंगा और ना किसी की एक्टिंग। अच्छा ठीक है मेरे भाई, आज तुझे न्यू टास्क देंगे। ओके, टास्क मैं कर लूँगा। अच्छा, मैंने सुना है कल रात वीराना का स्कैंडल पकड़ा गया है, वो भी उसकी बीवी के साथ। हाँ तो बात ये है बेटा, तुझे वो फुल सीन डिस्क्राइब करना है माया के साथ हम सबके सामने कि एक्चुअली में वहाँ हुआ क्या था। अरे जैसे तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं था वहाँ। तो हम कब कह रहे हैं वैसा कुछ हुआ था? हम तो कह रहे हैं ऐसे ही बता दो जो हुआ था। चलो उठ माया, तू भी वरदान के साथ हो जा शुरू। लेकिन ऋतिक भैया मैं क्यों? डेयर तो वरदान का है, लेकिन क्राइम पार्टनर तो तू भी कल उसकी पूरी थी। चल अब अपने पति परमेश्वर का साथ दे उसके टास्क में। माया ने वरदान की तरफ देखते हुए अपने कंधे उचका दिए। अब मैं क्या करूं? यार तू जैसा समझ रहा है ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं था वहाँ। वो मुझे भी पता है यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, इसीलिए तो तुझे बोल रहा हूँ। वरदान ने ऋतिक को घूरते हुए कहा, साले तेरा नंबर आने दे, तेरे से तो मैं तेरी सुहागरात का सीन रिक्रिएट करवाऊंगा, तब तुझे पता चलेगा। अभी करके बता दूं तू कहे तो? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो शर्म आने से रही, देखने वालों की आंखें अपने आप ही झुक जाएंगी। कबीर ने हंसते हुए कहा, अबे क्यों मुंह लग रहा है तू इसके? पता तो है तुझे इसकी बेशर्मी का लेवल हम मैच नहीं कर सकते। श्लोक ने कबीर की बात का समर्थन करते हुए कहा, कर दे भाई, कर दे कल का सीन रिक्रिएट, तेरा क्या जा रहा है? फिर वरदान माया का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले आया और फिर कल रात को जो जो रूम में हुआ था वो सब दोनों ने रिक्रिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वरदान को बातें तो बखूबी याद रहती हैं। अभी सीन चल ही रहा था कि ऋतिक ने बीच में टोकते हुए कहा, एक मिनट, जरा पॉज करियो मेरे भाई, मुझे कुछ पूछना है। एक बात तो बता कि कल माया ने तेरी शर्ट क्यों पहनी हुई थी और तू शर्टलेस क्यों था? वो पता है मुझे कि तुझे शर्टलेस होकर सोने की आदत है, लेकिन माया के पास तेरी शर्ट क्या कर रही थी? बता बता। अबे मेरे बाप, क्योंकि माया की ड्रेस अब गीली हो चुकी थी बारिश की वजह से, और माया के पास एक्स्ट्रा ड्रेस नहीं थी। मेरे पास भी सिर्फ एक्स्ट्रा ड्रेस में शर्ट और ट्राउजर ही था, इसीलिए मैंने माया को अपनी शर्ट दे दी थी। अब खुश? हाँ चल ठीक है, चल वापस से शुरू हो जा। सीन रिक्रिएट करते हुए जब माया ने वरदान की तरफ उंगली की तो वरदान उसी उंगली को काटने के लिए जैसे ही आगे आया, वरदान ने माया के ऊपर गिरना तो नहीं था, लेकिन माया ने जानबूझकर अपनी दोनों उंगलियों से वरदान की शर्ट को खींच लिया और दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों गद्दे पर जा गिरे और वरदान के होंठ माया के नेक पर जा लगे। हालांकि वरदान ने खुद को एक सेकंड में ही संभाल लिया। इधर चारों ने मिलकर हुटिंग कर दी, ओए होए होए। वरदान ने एक सेकंड में ही खड़े होते हुए कहा, अच्छा चलो अब सब घर चलो, रात बहुत हो चुकी है। क्या यार वरदान, अभी तो मजा आना भी शुरू नहीं हुआ और तू जाने की बात कर रहा है? नहीं यार, कल मिलते हैं, रात बहुत हो चुकी है, अब सब घर चलो। फिर सब अपने अपने घर में लौट गए। सब जाकर अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन वरदान ऊपर के वॉलंटरी क्लब में चला गया। थोड़ी देर बाद कबीर भी वॉलंटरी क्लब में आ गया। ओए वरदान, तू यहाँ? वरदान ने स्कॉच ओपन की और ड्रिंक करने लगा।
अबे ऋतिक के लौटने की खुशी में पी रहा है क्या? वरदान ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। अच्छा चल अब बता, कैसे बुलाया तूने उसे यहाँ? मैंने? नहीं तो मैं क्यों बुलाऊंगा उसको? कबीर मुझसे झूठ बोलेगा तू? जानता है ना मुझसे झूठ नहीं बोल सकता तू जानता है कि तेरे सिवा सिर्फ एक ऋतिक ही है जो मुझे हंसा सकता है, मुझे खुशी दे सकता है और मुझे सुकून दे सकता है। पता है तो फिर पूछ क्यों रहा है साले? क्योंकि कबीर है, मैंने तो उसे कई बार उसको बोला था कि अब तू इंडिया आ जा, लेकिन उसके कान पर तो जू तक भी न रेंगी। अबे तू भूल रहा है, अगर तेरे पास पावर और चार्म है तो मेरे पास भी चाणक्य खोपड़ी है। मेरी चाणक्य नीति से तो आज तक तू नहीं बचा। फिर वो साला किस खेत की मूली है? बस अपनी चाणक्य नीति से उसे मैंने काबू में किया और परमानेंट न्यूयॉर्क से उसकी टिकट इंडिया के लिए बुक करा दी। और वैसे भी तुझे तकलीफ में देखकर तो साला भागा दौड़ा चला आता है। वरदान ने अपने स्कॉच ग्लास की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, और ऐसी भी कौन सी तकलीफ है मुझे? वरदान, किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि तू अंदर से एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मैं सब समझता हूँ। हट बे साले, इतना इमोशनल क्यों कर रहा है? तुझे याद है वरदान, बचपन में तू हम सबका लीडर बनता था। हाँ, और तू हमेशा लड़ता था कि मैं लीडर बनूंगा। लेकिन वरदान, आज मैं तुझसे खुद कह रहा हूँ, तेरे से अच्छा हमें और कोई लीड नहीं कर सकता था। तू खेल का ही नहीं, सच में हमारी लाइफ का लीडर है। और इतना बोलकर कबीर ने वरदान को अपने गले से लगा लिया। माया ने पीछे से आते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तेरे वाले की इज्जत नीलाम हो रही है। अच्छा, फिर तो साक्षी दीदी को बताना पड़ेगा कि उनका पति छिछोरा है। क्यों कबीर भैया? हाँ तो बता दे, मैं कौन सा डरता हूँ साक्षी से। अच्छा जी, और ये डर किस खुशी में उड़ गया मेरा? साक्षी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे ये बात कही। कबीर ने साक्षी को वन साइड हक करते हुए कहा। अरे साक्षी, देखो मैं तुम्हें ना एक बात बताता हूँ। ये जो माया है ना, और इतनी बात बोलते बोलते कबीर साक्षी को कमर में हाथ डालकर अपनी रूम की तरफ ले गया। माया दोनों को जाते हुए हंसते हुए दिख रही थी और फिर वरदान की तरफ देखते हुए बोली, चलो तुम भी, कि सारी रात यहीं बैठना है। वरदान ने ड्रिंक का गिलास खत्म कर कर नीचे रखा और अपनी रूम की तरफ निकल गया। माया भी अपने रूम में आकर सो गई और इसी तरह से करीब माया को कॉलेज जाते हुए 25 दिन निकल गए। 26 जुलाई, कारगिल दिवस, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। वरदान और कबीर के साथ साथ आज पूरी फैमिली अंबाला कैंट की एकेडमी में मौजूद थी, क्योंकि आज हमारे दोनों हीरो के साथ साथ और भी ऑफिसर्स प्रमोट हो रहे थे और उनके साथ भी कई फैमिलीज मौजूद थी। ग्राउंड के फ्रंट रो में ही वरदान और कबीर की सारी फैमिली मौजूद थी और सभी रास्तक और अरमानक यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर थे। सबसे पहले नेशनल एंथम हुआ और फिर मिलिट्री परेड। फिर इस साल शहीद हुए ऑफिसर्स को सम्मान दिया गया। फिर धीरे धीरे ऑफिसर्स को प्रमोट करना शुरू किया गया। कैप्टन निर्माण मेहरा, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड रिसीव योर प्रमोशन विद ऑनर। कैप्टन मेहरा के स्टेज पर जाते ही सीनियर्स ने मेहरा के यूनिफॉर्म से 3 स्टार हटा दिए और मेजर का बैज जड़ दिया। मेजर मेहरा सीनियर्स को सैल्यूट करते हुए बाकी 6 प्रमोटेड ऑफिसर्स के साथ जाकर साइड पर खड़ा हो गया। Mastermind of battlefield, an example of bravery, and a highly disciplined officer, Lieutenant Colonel Rathi, please come on the stage and accept your great honor. कबीर के स्टेज पर आते ही सीनियर्स ने कबीर की यूनिफॉर्म से लेफ्टिनेंट कर्नल का बैच उतारते हुए कर्नल का बैच जड़ते हुए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया। रियली इट्स माय ऑनर सर। और इतना बोलकर कबीर भी सीनियर्स को सल्यूट देते हुए साइड पर जाकर बाकी ऑफिसर्स के साथ खड़ा हो गया। कबीर को इस तरह से ऑनर होता देखकर साक्षी, शिष्टा और बख्शी राठौड़ की आंखें नम सी हो गई और बाकी परिवार के मेंबर्स फक्र से कबीर को देख रहे थे। सबीर एक मुस्कान और फक्र के साथ अपने डैड को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। नाउ वी वेलकम द प्राइड ऑफ इंडियन आर्मी, द लॉयन ऑफ बैटलफील्ड, the best example of bravery, who always break his own records, always create the best discipline in the army, our best military officer and highly focused, Honorable Colonel Rana, please come on the stage and accept your honor.
प्रधान को स्टेज पर बुलाते ही सारी मिलिट्री स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। वरदान के स्टेज पर आते ही सीनियर्स ने वरदान की यूनिफॉर्म से भी कर्नल का बैच हटाते हुए ब्रिगेडियर का बैच जड़ते हुए कहा, इट्स रियली अवर प्लेजर कर्नल राणा दैट वी आर प्रमोटिंग अ ब्रेव ऑफिसर लाइक यू। थैंक यू सर, इट्स ऑल्सो माई प्लेजर। वरदान सैल्यूट देते हुए मुड़कर सामने स्टेडियम की तरफ देख रहा था, जहां उसकी फैमिली उसे ही देख रही थी। माया ने नीचे से वरदान को थम्स अप का इशारा देते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दिया। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी वरदान का फेस एक्सप्रेशन लेस ही था। उसके चेहरे पर खुशी की कहीं कोई निशान नहीं दिख रहे थे। प्रमोशन सेरेमनी के खत्म होते ही सब ऑफिसर्स नीचे आ गए। स्टेडियम में नीचे आते ही निधु और निहारिका ने भागकर वरदान को घेर लिया और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना शुरू कर दिया। डैडा, यू आर माई सुपर हीरो एंड यू ऑल्सो माई लाइफ हीरो वी। वरदान ने दोनों को थैंक यू बोल दिया। बाकी फैमिली ने भी वरदान को घेर लिया था। माया पीछे खड़ी होकर कब से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई भी वरदान को अकेला छोड़ने को राजी ही नहीं था और वरदान भी माया को इग्नोर ही कर रहा था। अच्छा बच्चों, मुझे इग्नोर करोगे? अभी बताती हूँ। सामने से मेजर मेहरा को आते हुए देखकर माया के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई। हेलो मेजर मेहरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू माया। वैसे कैसे हैं आप? और इस बार डीयू में स्पेशल लेक्चर्स लेने नहीं आएंगे क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माया, और आऊँगा ना, लेकिन हाफ सेशन में। ओके ओके। वैसे तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई माया? मुझे भी आपको प्रमोट होता देखकर बहुत खुशी हुई मेजर मेहरा। रियली? मेजर मेहरा ने माया की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में खुशी हुई माया? बिल्कुल मेजर मेहरा। वरदान की नज़र जब माया पर पड़ी तो वरदान ने एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए माया को उंगलियों से इशारा किया, लेकिन माया को कुछ समझ नहीं आया। मेजर मेहरा ने माया का हाथ पकड़ते हुए माया को थैंक यू बोलते हुए कहा, मुझे सच में बहुत खुशी हुई माया कि तुम यहाँ आई और मुझे यहाँ आकर सपोर्ट भी किया। माया ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, वो शायद मुझे मेरी मम्मा बुला रही है, मैं बस 1 मिनट में आई मेजर मेहरा। वहाँ से खिसकते ही माया साइड पर आकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, पता नहीं ये एक्सप्रेशनलेस आत्मा मुझसे क्या कह रही थी। कबीर ने धीरे से माया के कान में कहा, यही कि तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और उसका मैं कुछ रहने नहीं दूंगा। माया ने पीछे मुड़ते हुए कबीर की तरफ देखा तो कबीर ने हंसते हुए सामने की तरफ इशारा किया। मेजर मेहरा तो फोन में देखते हुए चल रहा था, लेकिन वरदान ने सामने से आते हुए इतनी अटेंशन ली, मेहरा को अपना कंधा मारा कि मेहरा धड़ाम से नीचे गिर गया। सॉरी मेहरा, मैंने देखा नहीं कि आप सामने से आ रहे हो। पर वरदान ने उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो निर्माण ने गुस्से से वरदान को देखते हुए उसका हाथ पकड़कर वरदान को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वरदान ने उल्टा उसे ही ऊपर खींचते हुए खड़ा कर दिया। वरदान घूरते हुए जैसे ही जाने लगा, निर्माण ने वरदान की तरफ देखते हुए कहा, सुना ब्रिगेडियर राणा, आज अपनी दो दो बीवियां लेकर आए हो। किसी एक को तो छोड़ दो किसी एक के लिए। यहाँ किसी के पास एक भी नहीं है और तू दो दो लेकर घूम रहा है। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी इस उम्र में भी क्या कैपेसिटी है। वरदान ने निर्माण को अपनी ओर खींचते हुए आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तू जैसी छोटी सोच के मालिक से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वैसे ये छोड़, ये बता, तेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुझे यूजलेस क्यों कहा था? तुझ में कैपेसिटी कम थी क्या? वैसे सही कहा था उसने, तू सच में यूजलेस है मेहरा। निर्माण ने चिल्लाते हुए कहा, तू कुछ ज्यादा नहीं अकड़ रहा वरदान? निर्माण ने ये बात इतनी चिल्लाते हुए कही कि आसपास के सारे ऑफिसर्स उन्हें देखने लगे। निर्माण! वरदान ने मेहरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। अबे तेरी तो! दोनों ने एक दूसरे को कॉलर से पकड़ लिया। वो तो कबीर ने लास्ट मोमेंट पर वरदान को पकड़ लिया, फिर सबीर, आस्तक और अरमानक ने भी वरदान को पकड़ते हुए पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वरदान में इतना जोर था कि इन चारों पर भी वो भारी था। उधर से बाकी ऑफिसर्स ने भी निर्माण को पीछे खींच लिया, लेकिन वो भी लड़ने से पीछे नहीं हट रहा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे जैसे जान से ही मार डालेंगे। वरदान ने चारों को पीछे झटकते हुए पीछे की तरफ फेंक दिया।
और आगे बढ़कर निर्माण को कॉलर से पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वरदान निर्माण को पकड़कर उसे पीट देता, उससे पहले ही कबीर और श्लोक अरमान ऋतिक ने वरदान को कसकर पकड़कर पीछे खींच लिया। हट जा कबीरे, आज इस साले की कब्र मैं यही खोद दूंगा। कबीर ने धीरे से वरदान के कान में कहा। वरदान, यहाँ नहीं, अकेडमी है, बाहर देखते हैं भाई इसे। छोड़ दे वरदान, यहाँ नहीं। तू बाहर मेरे साले, तेरी हड्डियां मैंने तोड़ के किलो के भाव में ना बेच दी तो मेरा नाम ब्रिगेडियर राणा नहीं। कबीर, श्लोक, अरमान और ऋतिक किसी तरह से खींचते हुए वरदान को अकेडमी से बाहर ले आए और बाकी सारे ऑफिसर्स ने निर्माण को खींचकर अकेडमी के अंदर करते हुए कहा, क्यों मरना चाहता है निर्माण? ब्रिगेडियर राणा तुझे ऐसे मारेगा कि तेरी शक्ल तेरे घर वालों को पहचान में नहीं आएगी और मरने के बाद भी तेरे नाम के आगे शहीद तक लिखने नहीं देगा वो इंसान। अरे तो वो क्या खुदा है कहीं का, और मैं नहीं डरता वरता उस राणा से, देख लूंगा मैं उसे भी। अक्सर जब भौंत आती है तो गिदड़ शहर की तरफ भागता है, ये तो बस हमने सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। बात अगर सीनियर्स तक पहुंची ना तो ब्रिगेडियर राणा का कुछ नहीं बिगड़ेगा और तेरा कुछ रहेगा नहीं। वो तुझसे 3 पोस्ट सीनियर है और जितने तेरे सर पर बाल नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा उसके पास ब्रेवरी अवार्ड है। सीनियर्स भी खौफ खाते हैं उसके नाम से, जानते हो क्यों? क्योंकि जब वो अपने जल्लादीपन पर उतर आता है ना तो बड़े से बड़ा टेररिस्ट भी उसके आगे तोते की तरह मुंह खोलता है और पोपट की तरह बोलता है, पोपट की तरह। फिर भी अगर तुझे मरने का शौक है तो शौक से मर, ना हमारा कुछ जाएगा ना उसका। हमारा काम तुझे समझाना था, सो समझा दिया। आगे तेरी मर्जी है भाई, जो दिल में आए वो कर। इधर वरदान ने कबीर से खुद को छुड़ाते हुए कहा, अबे वो साला मेहरा खुद को समझता क्या है, जो दिल में आया बकता ही चला गया साला। मैं तुझे बता रहा हूँ कबीर, मैं उसकी कब्र इधर ही खोद के जाऊंगा। और उस माया किधर है, किधर है माया? वरदान ने कबीर के ऊपर चढ़ते हुए उससे ये बात पूछी। वरदान, वो बड़ी माँ के साथ है। तो इतना गुस्सा मत कर, देख लेते हैं कि क्या। तू चुप कर और जल्दी माया को इधर बुलाकर लेकर आ। जल्दी जा, वरना मैं अंदर चला गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, तू गुस्सा मत कर। कबीर ने श्लोक, अरमान और ऋतिक को इशारा दिया कि वरदान पर नजर रखना और खुद अंदर अकेडमी की तरफ चला गया। माया, तुम्हें वरदान बुला रहा है, बाहर चलो 1 मिनट मेरे साथ। कबीर की बात सुनकर माया की शक्ल देखने लायक थी। लेकिन मुझे क्यों बुला रहा है वरदान, मैंने तो कुछ नहीं किया। माया की शक्ल रोने वाली बन चुकी थी और वरदान को ऐसे देखकर माया की सांसें ही रुक चुकी थी। मैं नहीं जाऊंगी कबीर भैया, वरदान मुझे मार डालेगा। हाँ तो किसने बोला था पंगा लेने को, अब वो देवता हमारी आधी जान खा गया है। कबीर भैया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाय भैया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं नहीं जाऊंगी वरदान के सामने, वो नहीं छोड़ेगा मुझे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ, प्लीज बाहर चल। अगर वो तूफान मेल अंदर आ गया ना तो फिर मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। जल्दी चलो माया प्लीज। कबीर की बात सुनकर माया ने वसुंधरा के गले लगते हुए कहा, मम्मा 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 प्लीज मुझे आज बचा लो मम्मा प्लीज। हाय बेटा, तेरी बातें सुनकर तो मेरा खुद का बीपी लो हो गया। गुस्से में तो वो कल मुँह अपनी माँ की भी नहीं सुनता। माया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं करता वो, तो चल मेरे साथ। नहीं कबीर भैया, मैंने सुना है हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। मैं नहीं जाऊंगी। आप खुद की जान बचाने के लिए मुझे उस भूखे शेर के आगे फेंक रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? अपनी छोटी बहन के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तो क्या करूं, तेरे चक्कर में मैं उसके हाथों शहीद हो जाऊं? और मैंने तुझसे कहा है ना कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तो बस चल मेरे साथ। और कबीर जबरदस्ती माया को अकेडमी के बाहर ले आया और पीछे पीछे सारी फैमिली भी भागते हुए बाहर आ गई। माया को देखते ही वरदान का पारा और चढ़ गया। क्या मना किया था ना मैंने तुम्हें उस निर्माण मेहरा से दूर रहने को? फिर क्या बीमारी थी तुम्हें उससे हंस हंस के बातें करने की? वरदान ने माया को कंधों से खींचते हुए खुद के इतने करीब कर लिया कि माया वरदान के सांसों की गर्माहट साफ साफ महसूस कर पा रही थी। लेकिन माया की सांसें, वो तो वही थम चुकी थी। वरदान गुस्से से इतना गर्म हो चुका था कि ठंडा पानी भी उस पर डाल दो तो वो भी गर्म हो जाए। वरदान के हाथों से गर्माहट निकल रही थी और आंखों से आग उगलता गुस्सा। वरदान, यार आराम से बात करना, उसे थोड़े पता था। तू बीच में मत बोल कबीर। वरदान ने गुस्से से माया को घूरते हुए कबीर से ये बात कही। तेरे और साक्षी के बीच में मैं आज तक नहीं बोला ना, तो तू भी मत बोल। मेरे और माया के बीच की बात है ये। लेकिन वरदान, ये बात घर जाकर
वरदान ने एक नज़र अरविंद और वसुंधरा को घूर कर देखा तो वो दोनों भी वहीं चुप हो गई। माया का तो दिमाग काम करना ही बंद कर गया था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या कहा था मैंने? दूर रहने को बोला था ना उस निर्माण से। इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती। माया ने ना आप देखा ना ताप और सीधा वरदान की एक टांग पकड़ ली और फिर क्या था, बस शुरू हो गई। मुझे माफ कर दीजिए प्राणनाथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्षमा प्राणनाथ, क्षमा। माया अपनी नौटंकी बंद करो और उठो, मेरे पांव छोड़ो। नहीं नहीं पति परमेश्वर, मुझसे गलती हुई है तो मुझे उसका पश्चाताप तो करने दीजिए। आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार्य होगा पतिदेव, पर कृपया अपने इस रौद्र रूप को त्याग दें। हमें आपके इस स्वरूप से भय लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे श्वास इसी समय इस देह को त्याग देंगे। आपके इस भैरव स्वरूपी रूप ने भय को हमारे देह के रोम रोम में भर दिया प्राणनाथ। कृपया हमें दंडित करके इन भयपूर्ण क्षणों से हमें स्वतंत्रता प्रदान करे प्राणनाथ। माया इसे लीव। माया अपना ड्रामा बंद करो वरना मैं आज स्वतंत्रता तो दूंगा लेकिन तुम्हारे प्राणों को, वो भी तुम्हारी देह से। ये सुनते ही माया फटाफट से खड़ी हो गई और वरदान ने खड़े खड़े ही माया की जो वाट लगाई, ओ हो। लेकिन माया ने आंखें और मुंह दोनों को नीचे करते हुए वरदान की वॉइस को एंजॉय करना शुरू कर दिया। माया नीचे मुंह करके मन में गाना गाकर मुस्कुराए जा रही थी और माया को मुस्कुराता हुआ देखकर वरदान ने गुस्से से पूछा, अब तुम हंस किस लिए रही हो? नहीं नहीं तो मैं क्यों हंसूंगी? अगर आइंदा से मैंने तुम्हें उस मेहरा के आसपास भी देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो और अरमान, तुम बाकी घर वालों को लेकर घर जाओ। माया ने बड़ा ही मासूम चेहरा बनाते हुए वरदान से पूछा, और वरदान तुम घर नहीं चल रही क्या? नहीं, मैं उस मेहरा को सबक सिखाए बिना कहीं नहीं आने वाला। कबीर ने वरदान की तरफ देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो वरदान, मैंने लेफ्टिनेंट जनरल भार्गव से बात कर ली है। वो मेजर मेहरा पर अपने सीनियर के ऊपर हाथ उठाने और बदतमीजी करने पर लीगल एक्शन लेंगे। व्हाट? कबीर, तुमने किससे पूछकर सीनियर को इन्फॉर्म किया? वरदान, अगर मैं नहीं करता तो अकेडमी में से कोई और कर देता, और वैसे भी बेटर यही रहेगा कि केस लीगल तरीके से सॉर्ट आउट हो। अब चलना, नखरे मत कर, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। फिर सब घर के लिए निकल गए और घर आ गए। वरदान तो अभी भी गुस्से में ही था तो सीधा अपने रूम में चला गया। कबीर ने माया का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे तो बड़ा कह रही थी भूखे शेर के आगे तुझे फेंक रहा हूँ। अब जब तू अकेले रूम में उस भूखे शेर के सामने जाएगी तब तुम्हें डर नहीं लगेगा? साक्षी ने कबीर के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, क्यों बेचारी को डरा रहे हो? एक तो पहले से वो डरी हुई है। कबीर की बात सुनकर माया की शक्ल तो बस देखने लायक थी। माया अपने रूम के बाहर आकर रुक गई और हाथ जोड़कर जितने देवी देवता थे उनको याद कर कर फिर धीरे से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल के पहले अपनी गर्दन रूम में घुसाई, फिर निगाहें कमरे में चारों तरफ घुमाई। उसके बाद धीरे से नीचे बैठकर घुटनों और बाजुओं के बल रेंग कर अंदर आ गई। माया अभी बेड के पास ही पहुंची थी कि सामने माया को पाँव नजर आ गए। माया ने जैसे नजर ऊपर उठाई तो सामने वरदान उसे ही घूर कर देख रहा था। वो मेरा एयरिंग खो गया था, वही ढूंढ रही थी। माया ने उठकर खड़ा होते हुए और अपनी जान बचाने के लिए वरदान से ये बात कही। लेकिन जैसे ही माया जाने लगी तो वरदान ने माया का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए माया की बाजू को पीछे की तरफ मरोड़ दिया। वरदान, दर्द हो रहा है, छोड़ दो प्लीज, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वरदान ने दूसरे हाथ से माया का मुंह पकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इसकी नौबत आने भी नहीं दूंगा। वरदान प्लीज छोड़ दो ना, अभी प्लीज फ्रेश होने दो, उसके बाद जो चाहे कर लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का, प्रॉमिस। प्लीज अभी छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? अभी तुम्हें छोड़ दिया तो बाद में मुश्किल से ही हाथ आओगी। प्लीज वरदान, प्लीज, सॉरी ना। निहारिका ने एकदम से रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा, वरदान तुम ये क्या कर रहे हो? निहारिका को देखते ही वरदान ने माया का हाथ एकदम से छोड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है निहारिका, ये हमारा बेडरूम है, कोई सिनेमा हॉल नहीं कि तुम बिना नोकिए अंदर घुसी चली आ रही हो। माया ने निहारिका को घूरते हुए उससे ये बात कही। शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं वी से बात कर रही हूँ। वरदान, ये क्या हो रहा था अभी?
वरदान ने एक नज़र निहारिका को घूर कर देखा और अपनी बालकनी में जाने के लिए मुड़ गया। वरदान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुमसे, फॉर गॉड से कुछ बोलो। वरदान ने एकदम से पलटते हुए कहा, सुनना चाहती नहीं या सुनाई देता नहीं? मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ निहारिका, लेकिन आखिरी बार, मैं किसी के सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। मैं कब, कहाँ, क्या और क्यों करता हूँ, ये बताना मैं किसी को ज़रूरी नहीं समझता। समझी तुम? थक गई हो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, तो जाओ, जाकर रेस्ट करो। और इट्स बैड मैनर्स, आइंदा से रूम नॉक करके आना। प्रधान इतनी बात बोलकर बालकनी में चला गया। निहारिका जैसे ही कुछ बोलने को हुई तो माया ने झूठी मुस्कान के साथ निहारिका का हाथ पकड़कर उसे रूम के बाहर कर दिया। सॉरी निहारिका, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ना रेस्ट करनी है, तुम बाद में आना। इतना बोलकर माया ने निहारिका के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। फिर निहारिका ने भी गुस्से में अपने पाँव को पटकते हुए मन में बड़बड़ाते हुए कहा, माया, क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से मैं अपने वरदान को तुम्हें अपने हाथों से सौंप दूंगी? नो, नेवर एवर। वरदान सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट आई कैन डू विद यू। तुम्हारी तो मैं वो हालत करूंगी ना, तुम वरदान को तो क्या, खुद को पहचान लोगी तो बहुत बड़ी बात होगी तुम्हारे लिए। ये घर भी मेरा है और ये रूम भी, और वरदान भी सिर्फ मेरा ही है। मैं वरदान की पहली बीवी हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें उसकी कभी दूसरी बीवी नहीं बनने दूंगी। एंड दैट इज माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। इधर माया भी चेंज करके वरदान के पीछे आकर चुपचाप खड़ी हो गई और वरदान को निहारते हुए अपने मन में बोली, तेरा गुस्सा भी अब मुझे इकरार लगता है। तू ना हो मेरे आसपास तो हर दिन बेकार लगता है। अब तो लोग भी पूछने लगे हैं मेरे पागलपन की वजह मेरे सनम। क्या कहूँ उनसे कि मेरे दिलो दिमाग पर जो चढ़ चुका है वो वरदान नाम का बुखार लगता है। शाम को माया रूम में बुक खोलकर बैठी थी, लेकिन उसका पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। माया ने खुद से ही मन में बड़बड़ाते हुए कहा, आज तो वरदान बहुत गुस्से में था माया। मैं ऐसा क्या करूं कि वरदान का मूड ठीक हो जाए? हाँ, मम्मा से पूछती हूँ, जब पापा नाराज होते हैं तो वो कैसे मनाती हैं पापा को। माया उठ के जल्दी से नीचे की ओर भागी। मम्मा, मम्मा सुनो ना, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है एक। हाँ, क्या हुआ माया? क्या हो गया? मम्मा एक बात तो बताओ, जब पापा आपसे नाराज़ होते हैं तो आप उन्हें कैसे मनाती हो? क्यों? तू क्यों पूछ रही है? मम्मा बताओ ना प्लीज़। देख माया, हम तो ठहरे ओल्डी पीपल्स, हम तो अपने पुराने ज़माने के रूल्स फॉलो करने में ही यकीन रखते हैं। मतलब मम्मा मैं कुछ समझी नहीं। सिंपल है माया, हर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मतलब कि जब भी ये मुझसे नाराज़ होते हैं ना, तो मैं इनकी फेवरेट डिशेस बनाकर इन्हें झट से मना लेती हूँ। अच्छा, तो ये ट्रिक वरदान पर काम करेगा क्या मम्मा? करेगा? क्यों नहीं करेगा बेटा? आखिर वो भी तो अपने बाप का ही बेटा है। जब वो मान जाती है तो ये नालायक क्यों नहीं मानेगा? ओके मम्मा, फिर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ, जो मेरे बस में होगा वो मैं ज़रूर करूँगी तेरे लिए बेटा। शाम को जब वरदान घर लौटा तो घर एकदम शांत था। वरदान ने रोबिन को आवाज भी दी, लेकिन कोई रिटर्न में जवाब ही नहीं आया। उसके बाद वरदान रूम में आ गया। रूम भी एकदम शांत था। वरदान फ्रेश होकर रूम के बाहर ड्रेसिंग टेबल पर अपनी क्लोन की बोतल उठाने के लिए झुका तो बालकनी की तरफ एक एरो का निशान था। वरदान बालकनी में आया तो वहां कुछ भी नहीं था। वरदान बालकनी से जाने को हुआ तो बालकनी में बने झूले के ऊपर एक बड़ा सा स्माइली फेस लगा था और ग्रिल की तरफ एक एरो का निशान बना हुआ था। वरदान आकर बालकनी में ग्रिल के पास खड़ा हुआ तो नीचे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत सी एक टेबल और 2 चेयर्स लगी थी। आसपास की जगह बहुत ही अच्छे से सजी हुई थी और नीचे ग्रास पर दियों से बड़ा बड़ा सॉरी लिखा हुआ था। माया बिल्कुल ग्रास पर लिखे सॉरी के पास ही खड़ी थी और दोनों कान पकड़कर माया ने लिपसिंग करते हुए वरदान की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी प्लीज। माया की ये हरकत देखकर वरदान बालकनी से रूम की तरफ चला गया और माया रुआंसा सा मुंह लेकर नीचे सॉरी की तरफ देखने लगी। माया नीचे ही देख रही थी कि माया के सिर पर एक इमोजी बॉल आकर लगी। ये इमोजी बॉल माया और वरदान के रूम में लगी सारी इमोजी बॉल्स के कलेक्शन में से एक थी। माया ने जब ऊपर चेहरा उठाकर देखा तो वरदान माया को सेम इमोजी लुक में देख रहा था घूर घूर कर। माया ने वरदान को नीचे से स्माइल पास करते हुए नीचे आने का इशारा किया। थोड़ी देर में वरदान नीचे आ गया।
वरदान ने साइलेंस को कायम रखते हुए इशारे में माया से पूछा, क्या? माया ने वरदान को आंखों से इशारा देते हुए लिपसिंग करते हुए कहा, बस 1 मिनट, और टेबल के नीचे से ब्लैक रोजेस का गुलदस्ता निकालकर वरदान के सामने आकर खड़ी हो गई। गुलदस्ते के बीचों बीच एक व्हाइट लिली लगा हुआ था। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कबीर। माया ने वरदान के लिए चेयर खींचते हुए उसे बैठने का इशारा किया। वरदान आकर चेयर पर बैठ गया। टेबल के ऊपर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। माया ने टेबल के ऊपर रखे खाने के ऊपर से सारे ढक्कन हटा दिए। भरमा भिंडी, बैंगन का भरता, राजमा चावल और रुमाली रोटियां, सैलेड और बादाम का हलवा। खाना देखते ही वरदान माया को देख रहा था और माया हंसते हुए वरदान को। माया ने जल्दी से खाना प्लेट में निकालते हुए वरदान को सर्व किया और दूसरी चेयर पर खुद भी बैठ गई और वरदान को बड़े ही प्यार से देखने लगी। वरदान खाना खाते हुए माया की तरफ ही देख रहा था कि खाना खाते हुए अचानक वरदान के हाथ से चम्मच ही छूट गया। वरदान का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वरदान के हाथ पांव भी पूरी तरह से रेड हो चुके थे। पूरी बॉडी पर रेड पैचेस बनना शुरू हो गए थे। वरदान, वरदान क्या हुआ वरदान? माया ने वरदान को कस के पकड़ते हुए कहा, वरदान प्लीज बोलो क्या हुआ? वरदान को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वरदान, वरदान प्लीज कुछ बोलो। माया ने वरदान के हाथ पांव मलने शुरू कर दिए जो कि ठंडे हो रहे थे। माया, माया, टैबलेट, माया, टैबलेट। वरदान तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। निहारिका ने माया को पीछे से धक्का देते हुए वरदान को कस के पकड़ते हुए कहा, तुम हटो पीछे। वरदान, वरदान क्या हुआ तुम्हें? ओ नो, मैं अभी आती हूँ वरदान, बस 2 मिनट रुकना। निहारिका भागकर वरदान के लिए टैबलेट ले आई। वरदान इसे खाओ, ठीक हो जाओगे तुम इससे। वरदान ने फौरन से वो मेडिसिन खा ली। वरदान थोड़ी देर बाद सोफे पर बैठा हुआ था और डॉक्टर वरदान को चेक कर रहा था। नाउ मिस्टर वीराना, यू आर फाइन। अच्छा हुआ आपने एलर्जी की मेडिसिन टाइम पर ले ली थी। अब मैं चलता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर के जाते ही नीतू ने वरदान से पूछा, एलर्जी? कैसी एलर्जी डैड? आपको किस चीज़ से एलर्जी है? निहारिका ने नीतू की बात का जवाब देते हुए कहा, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से एलर्जी है वरदान को। क्या? लेकिन इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता मोम। तुम्हें नहीं पता वो तो ठीक है नीतू, लेकिन माया, तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना। आफ्टर ऑल ऐसे तो तुम हर वक्त राग अलापती रहती हो, मैं वरदान की बीवी हूँ, मैं वरदान की बीवी हूँ, और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वरदान को ब्लैक पेपर से एलर्जी है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वरदान की लाइफ को तुम ऐसे कैसे डेंजर में डाल सकती हो? नहीं पता था तो एटलीस्ट किसी से पूछ ही लेती। और खाने में ब्लैक पेपर डालने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? हाँ, कबीर ने निहारिका को टोकते हुए कहा, निहारिका, तुम्हें माया को बोलने का कोई राइट नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि माया से गलती हुई है, लेकिन वरदान को ब्लैक पेपर से एलर्जी है ये तो बड़े पापा भी नहीं जानते होंगे। इनफैक्ट घर में बड़ी माँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता कि वरदान को ब्लैक पेपर से एलर्जी है। जब इतने सालों में घर के बाकी मेंबर्स को नहीं मालूम हुआ तो बेचारी माया को क्या पता होगा। ओ प्लीज कबीर, अब तुम माया की साइड लेना शुरू मत कर देना। अगर बीवी होने का हक चाहिए तो उसे पहले बीवी होने के सारे फर्ज निभाने सीखने होंगे। अगर आज वरदान को कुछ हो जाता ना तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ माया रिस्पॉन्सिबल होती। ये बात निहारिका ने वरदान की तरफ देखते हुए कही। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पर थी, उसे वक्त रहते मेडिसिन दे दी, वरना माया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी वरदान को हार्म करने में। निहारिका ने जब मुड़कर माया की तरफ देखा तो माया अपने हाथों को बांधकर सामने उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। वरदान ने एक पल के लिए माया को देखा और फिर निहारिका को, और उठकर अपने रूम में चुपचाप चला गया। नीदू भी गुस्से में अपने रूम की तरफ चली गई और धीरे धीरे बाकी सब भी। वहां अगर कोई बच गया तो वो थी माया और निहारिका। निहारिका ने आगे आते हुए माया से कहा, आज अगर वरदान को कुछ हो जाता ना तो मैं। इससे पहले कि निहारिका आगे कुछ और बोल पाती, माया ने एक जोरदार थप्पड़ निहारिका के मुंह पर रसीदते हुए कहा, एग्जैक्टली, अगर आज वरदान को कुछ भी हो जाता ना निहारिका तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लेती और इस बार तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं होता। क्या मेरे चेहरे पर कहीं लिखा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे दिखता नहीं है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो निहारिका।
अपनी जेलस में इतना भी मत नीचे गिरो कि वरदान को अफसोस हो जाए कि उसने कभी तुमसे प्यार किया था। हाउ डेयर यू माया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। निहारिका ने उल्टे हाथ का थप्पड़ माया के गाल पर मारने की कोशिश की तो माया ने निहारिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, ए चलना, बहुत देखी है मैंने तेरे जैसी थर्ड क्लास टीवी सीरियल की वैम्प भी तुझसे 1000 टाइम बेटर एक्टिंग करती है। और निहारिका का हाथ माया ने साइड पर पटकते हुए कहा, ये पहली और आखिरी बार था, इसलिए तोड़ा नहीं। नेक्स्ट टाइम तेरे मुंह के साथ साथ मैं हाथ और पाँव दोनों तोड़ दूंगी और तोड़ते वक्त ये बिल्कुल याद नहीं रखूंगी कि तुम मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ हो। और रियली मैं वरदान की पहली बीवी हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। तुम तो खामखा बीच में आ गई हो हमारे। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने बाप की उम्र के बंदे से इश्क लड़ाते हुए? या तुम्हारी मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, अमीर आदमी देखा नहीं और बस फंसा लो किसी तरीके से, है ना? ए तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पहले तो तेरी वो बेटी और अब तू, दोनों ने मिलकर साली लाइफ को ऐसा झंड कर दिया है। तेरी बेटी को अर्श चाहिए और तुझे वरदान। मैं यहाँ क्या दान करने बैठी हूँ। और रही बात मिडिल क्लास मेंटालिटी की, तो हाँ है मेरी ऐसी मेंटालिटी और नहीं आई शर्म मुझे अपने बाप की उम्र के बंदे से इश्क लड़ाते हुए, क्योंकि वो बंदा मेरा पति है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? और क्या क्या कर लोगी तुम? मेरी टांग तोड़ दोगी? मुझे जान से मार दोगी? हाँ? निहारिका ने माया के बहुत ही करीब आते हुए कहा, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। माया ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, तुम ना अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मेरी जान का तो पता नहीं। तुम्हारे दोबारा से बने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन ना मैं अपने हाथों से करूंगी। वो क्या है ना, इस सेशन मेरी डॉक्टरी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए बकवास बहुत करती हो तुम माया। तुमने अभी देखी ही कहाँ है, बहुत अकड़ है ना तुम में। तुमने अभी देखी ही कहाँ है, वरदान को मुझसे छीने। वरदान का नाम भी मत लेना निहारिका, वरना पाँव के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से आसमां दोनों छीन लूंगी। वरदान को तकलीफ देने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना तुम्हारे दिमाग में ऐसा सेंसर फिट करूंगी कि मेरे ख्याल से भी तुम डरोगी। तुम मुझे धमका रही हो? शरेआम निहारिका, समझदार को तो इशारा ही काफी होता है और तुम तो माशाअल्लाह बहुत ही समझदार हो, इसीलिए अपनी समझदारी यूज किया करो, होशियारी नहीं। इतना बोलकर माया भी अपने रूम में आ गई। वरदान बालकनी में खड़ा था। वरदान, वरदान मेरी तरफ देखो, पहले तो तुम मुझे आज एक बात बता ही दो। वरदान ने अपने एक आंख के आईब्रो को ऊपर उठाते हुए माया को हाँ में इशारा किया। आज तो मुझे पक्का कंफर्म हो गया है कि भगवान ने ये जो तुम्हें जुबान दी है ना वरदान, वो बस मेरे साथ ही लड़ने को दी है, मेरे ऊपर ही चिल्लाने को दी है, क्योंकि तुम्हें जहाँ बोलना चाहिए ना वहां तो तुम कुछ बोले नहीं। पता है ना तुम्हें कि मैं खाने में ब्लैक पेपर नहीं डाल सकती, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता है कि तुम्हें ब्लैक पेपर से एलर्जी है। तो फिर तुमने निहारिका को क्यों कुछ नहीं बोला? उसके दिल में जो आया वो बस पकती ही चलेगी और तुमने उसे कुछ नहीं कहा। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मुझे तुम्हारी कसम है वरदान, निहारिका का मैं मर्डर कर देती, चाहे इसके लिए फिर मुझे फांसी क्यों ना हो जाती। नहीं माया, नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे कानून में बिल्लियों को फांसी देने का संविधान नहीं है। एंड यू नो यू आर अ मानो बिल्ली। वरदान, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं और निहारिका बिल्ली हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। जब देखो म्याऊं 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 म्याऊं, बिल्लियों की तरह लड़ती ही रहती हो। अच्छा, फिर तो तुम हमारी लड़ाई में बंदर की तरह अदरक का स्वाद लेते होगे। नहीं, वरदान ने एक नजर माया की तरफ घूर कर देखा। मानो बिल्ली। वरदान माया को पकड़ने के लिए जैसे ही भागा तो माया रूम में अंदर भाग कर आ गई। वरदान भी रूम में आ गया। फिर कभी माया बेड पे तो कभी वरदान बेड के नीचे। वरदान माया के पीछे ही भाग रहा था कि एक जगह माया ने रुकते हुए वरदान को हाँफते हुए कहा, एक मिनट वरदान। माया के रुकते ही वरदान ने झट से माया को पकड़कर उसका हाथ पीछे की तरफ मरोड़ दिया। मानो बिल्ली, अब बोल, क्या बोल रही थी तू? वरदान ये चीटिंग है, मैंने टाइम मांगा था, रुकने को बोला था ना। इसे चीटिंग नहीं, इंटेलिजेंसी बोलते हैं। पर वरदान, निहारिका ने गलत किया ना, मुझे तुम्हारी नजरों में गिराने के चक्कर में उसने तुम्हें हार्म कर दिया। माया, हर बात चीख कर बताने की जरूरत नहीं होती, किन्हीं गलतियों का एहसास इंसान को खुद भी होना चाहिए। और मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था ना कि निहारिका गुस्से वाली है, उससे थोड़ा दूर रहना। लेकिन अगर तुम दोनों को आ बहन सोतन खेल खेलना है तो शौक से खेलो, लेकिन उसमें दूसरों को मत घसीटो। और इतना बोलकर वरदान चुपचाप आकर बेड पर लेट गया। अगले दिन सुबह सब ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठे हुए थे
कि निहारिका ने पीछे से आते हुए वरदान से पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी वरदान? वसुंधरा ने वरदान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, वरदान को क्या हुआ है? निहारिका ने माया की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, माया ने कल डिनर में ब्लैक पेपर मिला दी थी, जिससे वरदान की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा। क्या, वरदान तुम्हें ब्लैक पेपर से एलर्जी है? अरविंद की बात सुनकर वसुंधरा ने अरविंद को घूर कर देखा। ए जी, आपको पता ही क्या है, आप तो चुप ही रहो। और माया, तुमने तुमने कैसे ब्लैक पेपर मिला दी खाने में? मैंने, प्रधान ने बीच में ही वसुंधरा की बात काटते हुए कहा, मॉम, ब्लैक पेपर माया ने नहीं। और फिर वरदान की नजरें निहारिका की तरफ घूम गई। शायद किसी डोमेस्टिक हेल्पर ने खाने में मिला दी थी। माया ऐसा नहीं कर सकती, उसे पता है कि मुझे ब्लैक पेपर से एलर्जी है, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता मॉम कि माया को पता होने के बावजूद वो खाने में ब्लैक पेपर डाले। वरदान की बात निहारिका की शक्ल पर उतर गई थी। शायद उसे भी ये एहसास हो गया था कि वरदान को मालूम है कि खाने में ब्लैक पेपर किसने मिलाई थी। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है मॉम, मैं चलता हूँ। और वरदान उठकर ऑफिस के लिए चला गया। बाकी सब भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए। चेहरे के नकाबों का तो अब हिसाब ही ना रहा जमाने में। वो जो ढूंढता है वफा हर जगह हर फकीर के ठिकाने में, कि वो जो ढूंढता है वफा हर जगह हर फकीर के ठिकाने में। अरे बेवकूफ है वो, जाकर समझाओ उसे कि बेवफाओं का दौर है अब इस दिल लगी के जमाने में, अब इस दिल लगी के जमाने में। हाँ जी दोस्तों, तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी पहली बीवी की ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कहानी में और कौन से नए नए धमाके होंगे, इसके लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड तक जुड़ा रहना पड़ेगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अपनी दोस्त और होस्ट डाकसोल को। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, जय हिंद जय भारत।